हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित राणा बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो जितने भी साथी हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य से हैं या उत्तर प्रदेश राज्य से ना होकर के आप किसी अन्य राज्य से भी जुड़े हुए हैं और आपके यहाँ पर अगर इवोल्यूशन पढ़ाया जा रहा है या आपके सिलेबस में है, तो डेफिनेटली ये क्लास आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, बीएससी के छात्रों के लिए स्पेशली। तो आज की क्लास जो हमारी रहेगी वो क्लास नंबर 6 रहेगी। अभी तक हम लोगों ने 5 क्लासेस को कंप्लीट कर लिया है और 5 क्लासेस में हम लोगों ने इवोल्यूशन के काफी चैप्टर्स को फिनिश कर लिया है यूनिट फर्स्ट में। और यूनिट फर्स्ट का आज ये लेक्चर 6 है और इस लेक्चर के अंतर्गत, इस लेक्चर के द्वारा आज हमारी ये यूनिट फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इवोल्यूशन के सीरीज में पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इवोल्यूशन तो सभी लोग जानते हैं, विकास किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, सब मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, आप सब जानते भी हैं। लेकिन बात जब पैटर्न्स की आती है तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, तो वो कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगा आप सभी का इस क्लास के बाद। तो पैटर्न कहने का मतलब होता है प्रतिरूप। पैटर्न कहने का मतलब क्या होता है बेटा? प्रतिरूप। तो इवोल्यूशन का किस तरीके का प्रतिरूप रहा है, पैटर्न रहा है, वो समझेंगे। तो मुख्य रूप से इसमें हम लोग डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में देखेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, डाइवर्जेंट मतलब किस तरीके से डाइवर्ट हुआ है, डाइवर्सिटी। आप देख रहे हैं कि आज की जनरेशन में या आज की डेट में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बीच में समानताएं पाई जा रही है, लेकिन ये एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, है ना। अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में, अलग अलग रीजन्स में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, तो इनके बीच में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दूसरा हमारा होगा। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में दो ऐसी स्पीसीज जो अलग अलग हैं लेकिन एक समान वातावरण में अलग तरीके से ही कार्य कर रही है, एक जैसा ही कार्य कर रही है, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। जैसे कि अगर आप बात करें एक बर्ड्स की, तो बर्ड्स आप देखते हैं उसके अंदर जो विंग्स पाए जाते हैं वो बोन्स और फेदर्स के बने होते हैं। और वहीं अगर आप इंसेक्ट की उड़ने की बात करें तो इंसेक्ट में जो विंग्स पाए जा रहे हैं वो एक्सटेंशन ऑफ स्किन से हो गया, है ना। इंसेक्ट के अंदर बॉडी का एक्सटेंशन हो गया, स्किन का एक्सटेंशन हो गया, जिससे वो हो गया, लेकिन बोन्स नहीं पाए जा रहे। दोनों का काम क्या है? उड़ना। तो यहां पर क्या देख रहे हैं आप? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन देख रहे हैं। इसी के साथ में आगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो एक होगा पैरेलल इवोल्यूशन। पैरेलल इवोल्यूशन में क्या होता है? समानांतर रूप से एक साथ जो इवोल्यूशन चल रहा है, मतलब दो अलग अलग स्पीसीज एक साथ डेवलप कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज पैरेलल इवोल्यूशन। और एक आपका होता है को इवोल्यूशन। को इवोल्यूशन में आप देखेंगे कि दो स्पीसीज होंगी और दोनों स्पीसीज एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंसी को शो करती है। ठीक है, तो ये करीबन 4 टाइप्स के पैटर्न्स आप लोगों को यहां पर डिस्कस करने हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी साथियों से एक डाटा शेयर करना चाहता हूं। और जितने भी साथी हमारे यहां पर जुड़े हैं, सच बता रहा हूं, ये डाटा जब मैंने देखा तो इस डाटा को देखने के बाद में मेरा दिल एकदम भर आया। तो आप में से बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आप लोग वीडियोस को लाइक भी कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और आप लोग वीडियोस को देखने के बाद में चले जाते हैं। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर आप देख रहे हैं, ये यूट्यूब का डाटा मैंने देखा तो उसमें पता चला कि पिछले 28 दिनों में 62% ऐसे साथी हमारे यहां पर हैं, मतलब 62.8% के आसपास, वही 63% के आसपास ऐसे साथी हमारे हैं जो लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन वो वीडियोस आकर के देख लेते हैं और देख करके वो चले जाते हैं। ठीक है, और 37.2% के आसपास ऐसे हमारे साथी हैं जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से मैं एक विनम्र निवेदन यही करना चाहूंगा भाई, कि आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, कि वीडियो जब भी यहां पर अपलोड होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और आप लोगों का कुछ भी यहां पर नहीं जाएगा भाई, कोई टाइम नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं कि आपको सब्सक्राइब करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। चैनल देख रहे हैं, नीचे एक रेड बटन का ऑप्शन होगा सब्सक्राइब का, उसको आपको सब्सक्राइब कर देना है। बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अगर चाहे तो प्रेस कर लें, जब भी वीडियो लेक्चर डाला जाएगा, क्लास आएगी, आप तक पहुंच जाएगी। और आपके सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा बहुत बेनिफिट होगा। बेनिफिट क्या होगा कि भाई हम मोटिवेट होंगे, और जो हम लोगों को एक अचीवमेंट मिलना चाहिए कि भाई इतने सब्सक्राइबर हमारे पास में, तो वो एक मिल जाएगा। तो बस आपका कोई समय नहीं जाएगा साथियों, आप बस फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनकी बात कर रहा हूं, कर लीजिए। जिन लोगों ने किया है, आप सभी का बहुत बहुत आभार और हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। चलिए हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत आप देख रहे हैं कितना ज्यादा डाटा यहाँ पर खतरनाक तरीके का है यार, देख करके एकदम दिल उदार हो गया मेरा कि भाई इस तरीके का भी हो सकता है। इतने साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया और मतलब वीडियोस लेक्चर देख रहे हैं, सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग वापस आते हैं अपने
टॉपिक पर। और अब हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में, पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन के बारे में। तो सभी लोग यहां पर देखिए, पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन की जब हम बात करें, बहुत सारे साथी हमारे ये कह रहे थे सर दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो मैंने इस तरीके की पीडीएफ यहां पर अब आप लोगों के बीच में लेकर के आ रहा हूं, जिसमें आप लोगों को शायद दिखाई भी पड़ रहा है। और जिनको दिखाई नहीं पड़ता साफ तरीके से, कृपया करके आप लोग देखते होंगे कि एक सेटिंग का ऑप्शन आता है ऊपर वीडियो के चलते टाइम, तो उस पर क्लिक करेंगे और जो क्वालिटी का ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करके आप लोग 480 360 पे यदि है तो 1080 पे या 720 पे देखें, तो बहुत अच्छी आप लोगों को विजन होगा, बहुत अच्छा आप लोगों को दिखाई पड़ेगा। चलिए बच्चों, हम बात करते हैं पैटर्न्स ऑफ इवोल्यूशन। बोले तो जैव उद्विकास के प्रतिरूप क्या होते हैं, है ना। तो देखिए लिखा हुआ, नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा कई प्रकार का इवोल्यूशन हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि जो डार्विन साहब थे उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन की बात की थी, प्राकृतिक चयन की बात की थी, जो कि एक बहुत बड़ा इफेक्ट बनता है इवोल्यूशन के ऊपर। तो नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा, नेचुरल सिलेक्शंस के द्वारा, प्राकृतिक चयन के द्वारा बहुत सारा इवोल्यूशन या बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो नई नई प्रकार की स्पीसीज देखने को बन सकती हैं, ठीक है। और इवोल्यूशन के मुख्य प्रतिरूप फॉलोइंग टाइप्स हैं, निम्नलिखित प्रकार से हैं, जिसमें आप देखेंगे सबसे पहला जो इवोल्यूशन का टाइप है बेटा वो है अपसारी उत्विकास। अपसारी उत्विकास कहने का मतलब होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो जो हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे वो लोग भी समझें, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में जरूर उस चीज को नोट करें, क्योंकि आगे आप लोग इंग्लिश में ही लिखेंगे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। उसके बाद में सेकंड हमारा है अभिसारी उद्विकास। एक होता है अपसारी, दूसरा होता है अभिसारी। अभिसारी उद्विकास को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बिल्कुल घबराइए मत, इस वीडियो लेक्चर के बाद में, इस क्लास के बाद में आपके जितने भी डाउट होंगे, ठीक है, पैटर्न्स ऑफ इवोल्यूशन, वो सब फिनिश हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। एक एक एग्जांपल्स को हम यहां पर चर्चा में लाएंगे, ठीक है। तीसरा हमारा है समानांतर उद्विकास, जिसको हम लोग बेटा बोलते हैं पैरेलल इवोल्यूशन, साथ में इवोल्यूशन हो रहा है। और चौथा हमारा है सह उद्विकास, जिसको को इवोल्यूशन कहते हैं। अब आप जो समानांतर उद्विकास और सह उद्विकास है ना, ये एक्चुअल में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को ही रिप्रेजेंट करता है। आगे बताऊंगा कैसे। अब मैं थोड़ा सा एक ग्राफ बनाता हूं, जिसकी वजह से आप लोग थोड़ा सा एक बात समझें। जैसे मान लो कोई एक ए स्पीसीज है, ठीक है, ये स्पीसीज क्या करेगी, अगर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होगा तो किस तरीके का ग्राफ बनेगा। इस एक स्पीसीज ने बहुत सारी पॉपुलेशन को बनाया और इस तरीके से ये डाइवर्ट हो गई, ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ, ये फैल गई। तो एक स्पीसीज कई भौगोलिक क्षेत्रों में जब फैल जाती है, तो ऐसे रीजन को या ऐसे स्ट्रक्चर अगर आपको दिखाया जाए या बनाया जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अगर मान लीजिए कोई एक ए स्पीसीज है, ठीक है, और एक बी स्पीसीज है, ये दो अलग अलग स्पीसीज हैं, और ये दो अलग अलग स्पीसीज एक ही वातावरण में पाई जा रही हैं, एक ही वातावरण में। ये स्पीसीज कई वातावरण में देखने को मिलेगी, तो नई नई प्रजातियां बन जाती हैं। यहां पर दो स्पीसीज अलग अलग हैं और ये एक ही वातावरण में पाई जा रही हैं, तो ये दो स्पीसीज इस तरीके का इवोल्यूशन शो करती है, लाइक इस तरीके से, है ना। मतलब दो अलग स्पीसीज हैं, लेकिन संरचना और कार्य में, संरचना में अलग होंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर में अलग हो सकते हैं, ओरिजिन अलग हो सकता है, लेकिन जो इनका फंक्शन होगा वो एक जैसा ही होता है। तो इस तरीके का ग्राफ रिप्रेजेंट करता है किसको, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को। मतलब दो अलग अलग स्पीसीज आगे चल करके एक जैसे में ही मर्ज हो रही हैं, एक जैसा ही काम कर रही हैं, दैट इज नोन एज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। समानांतर उद्विकास की अगर अपन लोग बात करें, तो इसमें क्या होगा कि दो स्पीसीज हैं, ठीक है, कोई दो स्पीसीज हैं, और ये दो स्पीसीज एक साथ क्या कर रही है, इवॉल्व हो रही हैं अलग अलग आइलैंड पर, ठीक है, अलग अलग रीजन में एक साथ इवॉल्व हो रही हैं। दैट इज नोन एज पैरेलल इवोल्यूशन। और को इवोल्यूशन कहने का मतलब क्या होता है कि दो स्पीसीज एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, इंटर रिलेशनशिप्स को या एक दूसरे में समरूपता को, ठीक है, समरूपता को या समानताओं को प्रकट करती है। अब देखते हैं भैया एक एक करके कौन कौन सी हमारी जो यहां पर फॉर्म है उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला नंबर यहां पर हमारा है बच्चा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, है ना। अपसारी उद्विकास क्या होता है, तो देखिए लिखा हुआ है बच्चों, जब किसी एक ही पूर्वज, जिसको हम लोग एंसेस्टर कहते हैं, पूर्वज कहने का मतलब क्या होता है, एंसेस्टर। ध्यान से सुनिएगा, जब किसी एक ही पूर्वज या एंसेस्टर जीव जाति की आबादी के, यानी उसकी पॉपुलेशन की जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद
जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब भौगोलिक लेवल पर या भौगोलिक स्थिरीकरण पे उसका क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, तो भौगोलिक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इसकी विभिन्न क्षेत्रों की आबादियां, जो डिफरेंट रीजन्स में जो पॉपुलेशन ग्रो करेगी, ठीक है, वो अपने अपने वातावरणीय दशाओं के अनुसार, तो जिस रीजन में ये चली गई हैं उस रीजन का एक अपना अलग वातावरण है। जैसे कि हम लोग यूपी में रहते हैं तो यूपी का एक अपना अलग वातावरण है। अगर आप यूपी से एमपी में चले जाएं या यूके उत्तराखंड में चले जाएं तो नैनीताल में ठंडी आपको देखने को मिलती है, पहाड़ों पर, है ना, रात के समय बहुत ठंडी हो जाती है। कश्मीर चले जाएं तो महाभयानक ठंडा, है ना। तो वहां पर जो स्पीसीज पाई जा रही हैं, यहां पर जो स्पीसीज पाई जा रही हैं, ये एक दूसरे में समानताएं तो प्रकट कर सकती हैं लेकिन अलग अलग हो सकती हैं। जैसे कि हम चाइनीज लोगों की बात करें, हम पहाड़ियों की बात करें, जो पहाड़ी रीजन्स में जो लोग रहते हैं उनकी आंखों में आप देखते थोड़ा सा अलग डिफरेंस होता है ना, छोटी छोटी आंखें होती हैं, नेपालियों के जैसे दिखाई देते हैं, है ना। और अफ्रीकन कंट्रीज की अगर बात करें तो वहां पर सभी लोग ब्लैक कलर के होते हैं। अमेरिकन की बात करें तो आपने देखा मतलब अजीबोगरीब टाइप का इवोल्यूशन देखने को मिलता है ह्यूमन में भी, है ना। ह्यूमन बींग्स में भी अगर आप देखें तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। तो अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग क्षेत्रों में जो अब जाहिर सी बात है तो ह्यूमन ही, ऐसा नहीं कि ह्यूमन अलग अलग है, ऐसा नहीं, एक ही है, लेकिन आप कलर के बेसिस पर, ठीक है, कलर के बेसिस पर हो गया, हाइट के बेसिस पर हो गया, आप देखेंगे कि इनमें क्या पाया जाएगा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पाया जा रहा है। ठीक है, अपसारी उद्द विकास पाया जा रहा है। तो मैंने क्या बताया, जब किसी एक ही पूर्वज यानी एंसेस्टर जीव जाति की आबादी के जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इसकी विभिन्न क्षेत्रों की आबादियां अपने अपने वातावरणीय दशाओं के अनुसार बदलने लगती हैं, तब इसे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। तो उस रीजन के अनुसार या उस रीजन के आधार पर अपने आप को वो चेंज करने लगे। तो ऐसी कंडीशन में ये जो ऐसी कंडीशन में जो स्पीसीज होंगी जो अपने आप को चेंज करेंगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। यह सभी ऑर्गेनिज्म एडेप्टिव रेडिएशन मतलब अनुकूली विकिरण को क्या करते हैं बेटा, दर्शाते हैं, जिससे यह ऑल ऑर्गेनिज्म नई नई प्रजातियों में बदल जाती हैं। जिससे यह सभी ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म, कोई एक एंसेस्टर रहा होगा, इस एक एंसेस्टर की बहुत सारी पॉपुलेशन ग्रो की होगी, ये बहुत सारी पॉपुलेशन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गई होगी। और जब अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुई तो जाहिर सी बात है उस जियोग्राफिकल एरिया का जो एटमॉस्फेरिक रीजन था, एटमॉस्फेरिक कंडीशन था, उसके आधार पर उन स्पीसीज ने अपने आप को ढालना शुरू किया। और जब उन्होंने ढालना शुरू किया तो जाहिर सी बात है क्या होगा, एक नई स्पीसीज का निर्माण होगा। तो यहां पर यही बताया गया कि ये सभी ऑर्गेनिज्म एडेप्टिव रेडिएशन को दर्शाते हैं, जिससे ये ऑल ऑर्गेनिज्म नई नई प्रजातियों में बदल जाती है। ठीक है, जिसे एक बहुत बढ़िया उदाहरण अगर आप देखें तो इंफ्रा क्लास यूथीरिया के मैमल्स, इंफ्रा क्लास यूथीरिया के जो मैमल्स है, अब आपको पता है कि जो क्लास मेमेलिया है उसमें कई इंफ्रा क्लासेस रखी गई, प्रोटोथीरिया, यूथीरिया, मार्सुपियल्स, इस तरीके से रखे गए। तो इंफ्रा क्लास यूथीरिया की अगर हम बात करें तो इसमें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को देखने को मिलता है। इंफ्रा क्लास यूथीरिया में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप यहां पर देखें तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म यहां पर बनाए गए, ये सारे के सारे कैसे हैं बेटा, यूथीरियंस हैं। ये सारे के सारे कैसे हैं, यूथीरियंस हैं। यूथीरियंस कहने का मतलब क्या है कि इनका कोई एक ऐसा एंसेस्टर रहा, ठीक है, इनका कोई एक ऐसा यूथीरियन एंसेस्टर रहा है जो इंसेक्टिवोरस था, और इसने क्या शो किया, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो किया है। मतलब कोई एक हमारा ऐसा एंसेस्टर रहा है, कोई एक हमारा ऐसा पूर्वज रहा है जिससे ही बहुत सारे मैमल्स का निर्माण हुआ, जैसे अगर आप यहां पर देखें तो कोई एक ऐसा हमारा एंसेस्टर रहा जिससे क्या सबसे छोटा मैमल्स बना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बरोइंग या फोसोरियल मोल्स। मोल्स मतलब छछूंदर, जिससे बहुत छोटा, देखिए कितना छोटा मैमल्स है, छछूंदर, है ना, मोल्स बन गया। आप देखें तो यहां पर कुछ रनिंग हर्बीवोर्स बन गए, है ना, कोई एक ऐसा मैमल्स बन गया जो रनिंग हर्बीवोर्स है, जैसे हम डियर की बात करते हैं, रनिंग हर्बीवोर्स। आप देखें यहां पर तो रनिंग कार्निवोर्स का भी निर्माण हुआ। ये भी क्या है, चीता भी क्या है, लॉयंस क्या है, ये सब इसको शो कर रहा है एडेप्टिव रेडिएशन, दैट मींस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं। ये किसको शो कर रहा है बेटा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रहे हैं। तो कोई एक ऐसा एंसेस्टर रहा है जिससे आपने देखा कि डियर बन गया, या मोल्स बन गए, या चीता बन गया, या आप देखेंगे वॉकिंग एलिफेंट, कितना बड़ा है ये, है ना, चलने वाला हाथी, आप देखते हैं वॉकिंग करता है, या आप देखेंगे तैरने वाला सील बन गया, स्विमिंग सील बन गया, या आप देखें
क्लाइंबिंग एर्बोरियल स्क्वायरल बन गई। क्लाइंबिंग कहने मतलब चढ़ने वाली, तो चढ़ने वाली क्या बन गई? स्क्वायरल बन गई। अगर आप यहीं पर देखें तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में आपको यहां पर हैंगिंग एर्बोरियल स्लॉथ देखने को मिलेगा। स्लॉथ आजकल इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोग रील देखते होंगे, तो उसमें बहुत सारा इस तरीके का ऑर्गेनिज्म जो धीरे धीरे चल रहा होता है रोड के ऊपर, उसको उठा के आगे बढ़ाता है, एक्चुअली वो मैमल्स है ना। और ये मैमल्स किसी एक ही एंसेस्टर से बना है, ठीक है। आगे चल करके क्या हुआ, मान लो कोई एक ऐसी स्पीसीज है जो ग्लाइडिंग एर्बोरियल दैट मींस फ्लाइंग स्क्वायरल के रूप में बन गई, उड़ने वाली जो है ना गिलहरी, उड़ती नहीं है एक्चुअल में, ये क्या करती है? ग्लाइडिंग करती, जंप लगाती है। ये क्या कर रही है? क्लाइंबिंग, चढ़ रही है, ये ग्लाइडिंग कर रही है, जंप लगा रही है। तो जंप लगाने में ये थोड़ा सा उड़ सकते हैं। और एक मैमल्स उड़ने वाला भी हमारे यहां पर बन गया, जिसको हम लोग फ्लाइंग बैट, चमगादड़ की बात करें तो चमगादड़ क्या है? मैमल्स है। व्हेल मछली क्या है? मैमल्स है। तो बहुत सारे ऐसे मैमल्स हैं जिनका कोई एक ही एंसेस्टर रहा होगा और उस एंसेस्टर की बहुत सारी पॉपुलेशंस बनी होंगी, और वो पॉपुलेशन क्या हुई? अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन में, अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो दैट इज नोन एज, ये जो यहां पर आप देख रहे हैं कि इवोल्यूशन में जिस तरीके से ये जो डाइवर्जेंट फॉर्म हो रहा है, मतलब ये सब जा रही है, डाइवर्सिटी जो हो रही है ना, अलग अलग रीजन्स में जा रहे हैं, यही क्या कहलाता है बेटा? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहलाता है। तो आप देख रहे हैं डाइवर्जेंट चारों तरफ फैल रहा है, हर रीजन्स में, हर क्षेत्र में इस तरीके से मैमल्स आपको देखने को मिल सकता है। दैट इज नोन एज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो यूथेरियंस में आप बहुत आसानी से अच्छे से इसको देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं। पढ़ते हैं हम लोग उन्हीं की तरफ धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं थोड़ा सा, देखिए लिखा हुआ है कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को एविडेंसेस ऑफ लिविंग फॉसिल्स, है ना, जो लिविंग फॉसिल्स के प्रमाण है हमारे पास में, आज जो जीवित जीवाश्म पाए जा रहे हैं, ये भी क्या शो कर रहे हैं बेटा? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रहे हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स की बात करें, समजात अंग की अगर हम बात करें तो ये भी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोलोगस ऑर्गन? तो होमोलोगस ऑर्गन कहने का मतलब होता है कि जिनकी ओरिजिन, जिनका विकास कैसा होता है बेटा? सेम होता है, समान होता है, एक जैसा ही होगा, लेकिन अगर हम फंक्शन की बात करें, कार्य की बात करें, तो ये डिफरेंट होगा। ठीक है, कार्य की बात करें तो ये कैसा होता है? डिफरेंट होता है। ऐसे ऑर्गन जिनका ओरिजिन सेम हो और फंक्शन डिफरेंट हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग, सॉरी, ऐसे ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं? होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। फिर बात करते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन भी आपको एक तरीके से डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को ही शो करेंगे। कनेक्टिंग लिंक जो होते हैं बेटा, जितने भी कनेक्टिंग लिंक्स पाए जा रहे हैं, बहुत सारे हैं, अभी बताऊंगा। सिर्फ वायरस यूग्लिना ही आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे ऐसे कनेक्टिंग लिंक हैं जो यहां पर आप देखेंगे आज की क्लास में, तो इनके द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं लिविंग फॉसिल्स की। जो जीवित जीवाश्म है वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखिए इसका मतलब क्या होता है? वे ऑर्गेनिज्म जिनमें इवोल्यूशन के समय कुछ चेंजेस हो गए हो, है ना, जब इनका विकास हो रहा होता तो उसमें मान लो कोई एक चेंजेस आ गया, या वह ऑर्गेनिज्म जिनकी आज के समय में बहुत कम संख्या बची हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। जिसमें एग्जांपल्स में हम बात करें तो सबसे पहला आप यहां पर देखिए लिखा हुआ है लिमुलस। लिमुलस क्या होता है? ये एक आर्थ्रोपोडा है। ये क्या है बेटा? एक आर्थ्रोपोडा फाइलम में पाया जाने वाला ऑर्गेनिज्म है। ये एक लिविंग फॉसिल्स के रूप में माना जाता है, और ये घोड़े की नाल के जैसा दिखाई देने वाला केकड़ा होता है। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए ये जो पाया जा रहा है ये क्या है? लिलुमस है, लिमुलस है। ये जो लिमुलस है ये एक क्रैब्स के रूप में, एक क्रैब के रूप में, एक केकड़े के रूप में आपको देखने को मिल रहा है, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है। आज की डेट में इनके जो है ना बहुत कम स्पीसीज बची हैं, बहुत कम संख्या में ये बचे हैं, तो ये फिनिश होने वाले हैं धीरे धीरे। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें सेकंड अपने ऑप्शन की, तो सेकंड में आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है नियोपिलाइना। ठीक है, यह एक मोलस्क का ऑर्गेनिज्म है। तो मोलस्का फाइलम जो पाया जा रहा है उसमें पाया जाने वाला कौन है? नियोपिलाइना। तो नियोपिलाइना कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। आज की डेट में इसकी बहुत कम स्पीसीज बची है ना, ये एक लिविंग फॉसिल्स है। इससे बहुत सारी स्पीसीज बनी है, ऐसा नहीं इसके जैसी बहुत सारी स्पीसीज बनी है। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? और इसमें पाइला रखा गया है, इसी में ही बहुत घोंगा जिसको बोलते हैं पाइला, घोंगा, एप्पल स्नेल जिसको कहा जाता है, वो भी रखा गया है। नियोपिलाइना ये भी है इसी संघ का। तो आप यहां पर देख रहे हैं ना कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म या मोलस्क यहां पर पाए जा रहे हैं। ठीक है, जो लिविंग फॉसिल्स को शो करते हैं, राइट। तो नियोपिलाइना या एक मोलस्क संघ का ऑर्गेनिज्म है, इस तरीके का दिखाई पड़ता है। तीसरा हमारा यहां पर देखिए लिखा हुआ है लेटिमेरिया फिश।
अगर हम लेटिमेरिया फिश की बात करें तो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ती है लेटिमेरिया फिश। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यह एक सिलाकेंथस, यह एक सिलाकेंथस फिश के रूप में जानी जाती है। किस रूप में जानी जाती है? सिलाकेंथस फिश के रूप में जानी जाती है ना। कौन? लेटिमेरिया फिश कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ती है। इसकी भी स्पीसीज बहुत कम संख्या में बची हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है स्फेनेडोन। स्फेनेडोन ये भी एक लिविंग फॉसिल्स के रूप में माना जाता है। ये भी क्या है एक बेटा? लिविंग फॉसिल्स के रूप में। और ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। देखिए छिपकली की तरह दिखाई पड़ रहा है। एक्चुअल में न्यूजीलैंड में पाया जाता है। देखिए स्फेनेडोन को हम लोग टुआटारा के नाम से जानते हैं। इसको टुआटारा कहते हैं। टुआटारा क्यों कहते हैं? तो देखिए लिखा हुआ है इसे टुआटारा नाम मारोई भाषा से मिला है। किस भाषा से मिला है? मारोई भाषा से मिला है, जिसका अर्थ होता है पीठ पर चोटियों से। जिसका अर्थ क्या है बेटा? पीठ पर चोटियों से। तो आप देख रहे हैं इसके पूरे बदन पर इस तरीके से चोटी नुमा संरचना, इस तरीके से स्पाइंस नुमा, पीठ पर चोटी नुमा संरचना इस तरीके से देखने को मिलती है। ठीक है, तो पीठ पर चोटियों से होता है टुआटारा, इसीलिए इसको कहते हैं। यह एक रेप्टाइल है। ये क्या है बेटा? एक रेप्टाइल है जो कि न्यूजीलैंड में पाया जाता है। विशेष तौर पर ये कहां मिलेगा? न्यूजीलैंड में मिलेगा। अगर आप इंडिया में खोजने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये छिपकलियों से घनिष्ठ समानता रखता है। छिपकलियों से बहुत ज्यादा घनिष्ठ समानता रखता है। कौन? स्फेनेडोन। ये कनेक्टिंग लिंक भी है, आगे बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़िए। हम बात करते हैं होमोलोगस ऑर्गन की। तो एक तो हमारा क्या हो गया एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हो गया हमारा लिविंग फॉसिल्स। वो सारे हमने यहां पर देख लिए जो कि सभी के सभी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करने का काम कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं होमोलोगस ऑर्गन, है ना। होमोलोगस ऑर्गन कहने का मतलब समजात अंग। क्या कहने का मतलब होता है? देखिए होमोलोगस ऑर्गन शब्द को रिचर्ड ओवेन द्वारा सबसे पहले दिया गया था। पहली बात तो आप ये याद रखिएगा, होमोलोगस ऑर्गन कहा किसने था, नाम किसने दिया? तो रिचर्ड ओवेन साहब ने दिया। ये होता क्या है? तो ये ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनकी ओरिजिन समान प्रकार की होती है, लेकिन उपस्थित एवं कार्य, अगर हम अपीयरेंस और फंक्शन की बात करें तो अलग अलग होते हैं। ठीक है, इनका ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन और अपीयरेंस अलग है। होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को क्या करते हैं बेटा? दर्शाते हैं। जैसे हम एग्जांपल्स की बात करें, सबसे पहला एग्जांपल देखिए कितना प्यारा यहां पर लिखा हुआ है, और बुक्स में भी इसी तरीके से आपको मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। क्या देखिए लिखा हुआ है, आप वेल को तो जानते हैं ना, वेल मछली है ना, कितनी बड़ी होती है। वेल मछली कितनी बड़ी, आज की डेट में सबसे बड़ा जो ऑर्गेनिज्म है वो समुद्र में वेल मछली के रूप में ही जाना जा रहा है। और वेल मछली क्या है? मैमल्स है। ठीक है, तो वेल की बात करें, बैट चमगादड़ की बात करें, ये भी एक मैमल्स है। हॉर्स की बात करें, मैमल्स है। ह्यूमन की बात करें तो ये भी क्या है बेटा? मैमल्स है। तो इन ऑल मैमल्स के जो फोर लिम्ब होते हैं, मतलब हम अग्रपाद की बात करते हैं, है ना, हाथों की बात कर रहे हैं, ये आगे वाले फोर लिम्ब्स होते हैं। इनकी बोन्स, मसल्स और ब्लड वेसल्स, इनकी बोन्स का स्ट्रक्चर, मसल्स का स्ट्रक्चर और ब्लड वेसल्स जो है उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है इसमें समानता होती है। ये सिमिलर होते हैं, एक जैसे ही बने होते हैं, लेकिन कार्य के आधार पर या एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। जैसे हम बात करें कि वेल में जो फ्लिपर्स पाए जाते हैं, फ्लिपर मतलब फोर लिम्स की बात हो रही, वेल में जो फोर लिम्ब है वो फ्लिपर्स के रूप में चेंज हो गए। और ये क्या काम करते हैं बेटा? ये स्विमिंग के लिए। ठीक है, तो जैसे वेल में फ्लिपर स्विमिंग के लिए, बैट में विंग्स होते हैं फ्लाइंग के लिए, हॉर्स में लेग होता है रनिंग के लिए, ठीक है, तथा ह्यूमन में हैंड होते हैं हैंडलिंग के लिए, है ना। हमारे जो हाथ होते हैं वो किसके लिए होते हैं बेटा? साधने के लिए होते हैं, किसी चीज को पकड़ने के लिए होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैं पेन पकड़ के बैठा हूं, है ना, खड़ा हूं, ये समझा रहा हूं आपको, तो हैंडलिंग करने के लिए किसी भी चीज को हम आसानी से पकड़ सकते हैं। वो वेल के अंदर नहीं है ना, वो बैट के अंदर नहीं है, वो हॉर्स के अंदर नहीं है। हॉर्स, बैट, वेल ये पकड़ थोड़ी ना पाते हैं, जो पकड़ लेते हैं उनके अंदर ये हैंडलिंग का काम कर रहा है फोर लिम्ब। ठीक है, होते हैं। ये सभी ओरिजिन में समान होते हैं लेकिन कार्य के आधार पर असमान होते हैं। आप इनका ओरिजिन देख रहे हो, समान है भाई। वेल का जो फ्लिपर है इसका ओरिजिन सेम है, इसके अंदर जो बोन्स का नंबर पाया जा रहा है वो सेम है। जो बोन्स पाई जाती है ह्यूमन के हैंड में वो बोन्स यहां पर भी मिल रही है। तो ओरिजिन के लेवल पर तो समान है, लेकिन ये फ्लिपर क्या कर रहा है? स्विमिंग में भाग ले रहा है, स्विमिंग करने में सहायता कर रहा है। बैट में जो विंग्स का मॉडिफिकेशन हो गया, स्किन का जो एक्सटेंशन हुआ है, ठीक है, वो फ्लाइंग करने में सहायता कर रहा है। हॉर्सेज में जो लेग हो गए, फोर लिम्ब जो लेग है वो लेग के रूप में, वो रनिंग के रूप में काम कर रहा है। मनुष्यों में अगर आप देखें, हम लोगों में देखें तो जो हाथ है वो हैंडलिंग के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सभी का जो संरचना होता है
सभी का जो ओरिजिन होता है सॉरी वो समान होता है, लेकिन संरचना और अपीयरेंसेस जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक, कार्य जो होता है वो अलग होता है। आगे देखिए, यहां पर कुछ एक डायग्राम शो किया गया है जिसके आधार पर आप इस बात को समझ पाएंगे ये सभी एक दूसरे के क्या है, होमोलोगस है, होमोलोगस ऑर्गन है। ठीक है, तो जो होमोलोगस ऑर्गन है बेटा, इनमें यहां पर देखिए ह्यूमन का हैंड बनाया गया है, कैट का फोर लिम्ब बनाया गया है, हॉर्स का फोर लिम्ब बनाया गया है, बैट का फोर लिम्ब बनाया गया है, और जो डॉल्फिन है उसका बनाया गया है। तो देखिए डॉल्फिन, कैट ये नहीं है ना, तो डेफिनेटली इनमें भी है। आप वेल का फ्लिपर की बात करें तो उसमें भी आपको डॉल्फिन के जैसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप देखिए ह्यूमन के हैंड और इन सभी के हैंड को अगर आप कंपेयर करेंगे बोन से, तो जो ह्यूमरस बोन पाई जाती है, कहां पाई जा रही है, यहां पर, यहां पर ह्यूमरस बोन है। ये वाली क्या होती है बेटा, सॉरी, ये वाली ह्यूमरस बोन होती है। तो ह्यूमरस बोन जो होती है ह्यूमन में, कैट में, हॉर्स में, बैट में, डॉल्फिन में, वेल में, सब में आपको देखने को मिलेगी। यहां पर आप देखिए रेडियस भी पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है बेटा, रेडियस। ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये क्या है, रेडियस। सभी के अंदर रेडियस आपको मिलेगी, सभी के अंदर रेडियस है। अगर आप देखें तो इस साइड में अल्लाह भी पाई जाती है। अल्लाह किधर होती है, छुंगली की तरफ होती है, इस तरफ छुंगनिया की तरफ अल्लाह होती है, थंब की तरफ। ठीक है, लिटिल फिंगर की तरफ क्या होता है, अल्लाह होती है, और रेडियस जो होता है वो हमारा थंब की तरफ होता है। ठीक, तो रेडियस अल्लाह सभी के अंदर मिलेगा। अगर आप रिस्ट बोन की बात करें तो इनको बोलते हैं कार्पल। तो कार्पल्स भी आपको सब में देखने को मिलेंगे। मेटाकार्पल, इनकी फेलेंजेस के बाद में ये पहले मेटाकार्पल्स होते हैं, ये भी सेम होंगे। और फेलेंजेस की अगर आप बात करें, फिंगर्स की बात करें तो 5 पेंटाडक्टाइल होते हैं, सभी के अंदर आपको पेंटाडक्टाइल फॉर्म देखने को मिलेगी। तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं जो ओरिजिन हुआ है, क्या हुआ बेटा, ओरिजिन ये कैसा है, समान है, सेम है। लेकिन अगर आप कार्य देखें तो अलग है। ह्यूमन का क्या करता है, ह्यूमन का हैंडलिंग के रूप में काम करता है, हैंडलिंग। कैट रनिंग के रूप में काम करेगी, है ना, कैट और हॉर्स में रनिंग के रूप में काम आएगा। बैट में क्या होगा, फ्लाइंग के रूप में काम करेगा, है ना। और डॉल्फिन में स्विमिंग के रूप में, स्विमिंग के रूप में आप देख रहे हैं यहां पर स्ट्रक्चर्स है या फंक्शन हो रहा है। तो कार्य तो अलग अलग है, लेकिन इनका ओरिजिन अगर आप देखें, ओरिजिन सेम है, और फंक्शन कैसा है बेटा, फंक्शन डिफरेंट है। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं बेटा, ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। एक तो ये पहला एग्जांपल हुआ। अब देखिए होमोलोगस ऑर्गन का दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं प्लांट्स के केस में। देखिए लिखा हुआ है, इसी प्रकार पौधों में अगर आप बोगनवेलिया की बात करें, प्लांट की एक स्पीसीज है बोगनवेलिया, जिसके थॉर्न मतलब कांटे, कंटक, और कुकरबिटा के टेंड्रिल्स, जो कुकरबिटा स्पीसीज है उसके टेंड्रिल्स जिनको प्रतान कहते हैं, दोनों का ओरिजिन कैसा होता है बेटा, एक्सिलरी बड से होता है। दोनों का ओरिजिन कैसा हो रहा है, एक्सिलरी बड से हो रहा है। लेकिन दोनों का कार्य, लेकिन क्या होता है बेटा, दोनों का कार्य अलग होता है। ठीक है, ये बनते तो एक्सिलरी बड्स हैं, लेकिन इनका फंक्शन अगर आप देखें तो अलग है। जैसे थॉर्न की अगर हम बात करें, कंटक की बात करें, तो यह स्पाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, नुकीले कांटेनुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो हर्बीवोरस एनिमल से प्रोटेक्शन देते हैं। तो जाहिर सी बात है, जिनमें कांटे पाए जा रहे हैं पौधों में, उन पौधों को कोई मतलब ग्रेजिंग एनिमल्स या चरने वाले या चरवाहा या हर्बीवोरस एनिमल्स खाएंगे क्या, नहीं खाएंगे, डर के मारे कि अरे यार कांटा रुक जाएगा, तो फिर जो खा रहे हैं वो भी नहीं खा पाएंगे, तो इनसे दूर रहते हैं, है ना। तो इसलिए नेचर ने इनको क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। दूसरा, हम टेंड्रिल्स की बात करें तो ये स्पाइरली स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्लांट्स को क्लाइंबिंग मतलब ऊपर चढ़ने में मदद करते हैं, सहायता करते हैं। तो नेचर ने इसको भी सेलेक्ट किया, किस तरीके से, टेंड्रिल्स को देख करके इसने अपने अंदर टेंड्रिल्स को डेवलप किया। भाई मान लो कहीं पर जंगल के अंदर या ऐसे रीजन्स जहां पर ये कुकुरबिटा का कोई एक प्लांट पाया जा रहा है, उसके आसपास बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट हैं और आसपास घर भी हैं, तो आप देखेंगे कि जो लाइट आ रही, सनलाइट आ रही है, वो बड़े बड़े प्लांट से घिर जाती है, जमीन तक नहीं आ पाती है। और वहां पर ये बेचारा पाया जा रहा है, कुकुरबिटा की फैमिली का कोई एक सदस्य, मतलब कोई भी एक सदस्य है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसने ऊपर चढ़ने का रास्ता ढूंढ लिया, अपने आप को लिविंग करने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए, भोजन बनाने के लिए ऊपर चढ़ने का रास्ता ढूंढ लिया, किससे, टेंड्रिल्स को डेवलप करके। यानी इसने थॉर्न को डेवलप नहीं किया, इसने टेंड्रिल्स को डेवलप किया। और ये टेंड्रिल्स देख रहे हो, स्पाइरली होते हैं एकदम इस तरीके से,
होता है ना, ये क्या करेंगे, किसी भी प्लांट के चारों तरफ ऐसे ऐसे रोटेट हो जाएंगे, उसकी स्टेम में, है ना, या कहीं पर भी इस तरीके से रोटेट हो जाएंगे और ये ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करते हैं। या आप देखते हैं कि किसी किसी के घर के ऊपर, है ना, घर में दीवालों के सहायता से ऊपर की तरफ प्लांट चढ़ रहा होता है, एक्चुअली वो कुकुरबिटा का ही सदस्य हो सकता है। ठीक है, तो कुकुरबिटा में टेंड्रिल्स और बोगनविलिया में थॉर्न, इनका ओरिजिन किससे हुआ, एक्सिलरी बड। अब एक्सिलरी रीजन क्या होता है, आप देखिए, ये जानते हैं ये क्या होता है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेम। ये वाला रीजन क्या है, इसको हम बोलते हैं सर स्टेम। ये क्या है सर, लीफ है। स्टेम से लीफ किसके द्वारा जुड़ी होती है सर, पिटियोल के द्वारा जुड़ी होती है। हाँ, पिटियोल के द्वारा जुड़ी होती है। अब देखिए, स्टेम और पिटियोल के बीच में यहां पर इस तरीके से एक स्पेस पाया जा रहा है, ये देख रहे हो ये वाला स्पेस, यहीं पर थॉर्न डेवलप होते हैं इस तरीके से, यहीं पर इनका डेवलपमेंट होता है, थॉर्न्स का डेवलपमेंट होता है और ये टेंड्रिल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। देखो, ये टेंड्रिल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस तरीके से आप यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर हम लोग डाइवर्जेंट इवोल्यूशन देख रहे हैं। अब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कैसे हुआ सर, तो इसने अपनी सुरक्षा में एक्सिलरी बड से थॉर्न बना लिए, इसने फूड बनाने के चक्कर में किसी दूसरे सब्सटेंस के ऊपर या प्लांट के ऊपर चढ़ने के लिए, ठीक है, चढ़ने के लिए क्या किया, टेंड्रिल्स को डेवलप कर लिया। तो डेफिनेटली क्या होगा कि दोनों के अंदर एक से ही ओरिजिन हुआ है, एक्सिलरी बड से ही ओरिजिन हुआ है, और इस रीजन को हम लोग बोलते हैं एक्सिलरी रीजन। और यहां पर क्या बनती है, बड बनती है, और उस बड ने क्या किया, थॉर्न बना दिया या टेंड्रिल्स बना दिया। ठीक है, समझ में आया यहां तक। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन की। किसकी बात कर रहे हैं भैया, वेस्टिजियल ऑर्गन, मतलब ऐसे ऑर्गन जिनका बॉडी के अंदर कोई काम नहीं है। आप देखें, अवशेषी अंग की बात करें, देखिए लिखा हुआ है ऐसे ऑर्गन जो बॉडी में यूजलेस होते हैं, पुअरली डेवलप होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं और नॉन फंक्शनल्स होते हैं, लेकिन हमारे एंसेस्टर में या फंक्शनल थे। अगर हम अपने एंसेस्टर की तरफ जाएं, अपने एंसेस्टर को देखें जाकर के, अपने पूर्वजों की बात करें, तो हमारे पूर्वजों में जितने भी वेस्टिजियल ऑर्गन हैं, ये सारे के सारे फंक्शनल थे। ठीक है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं बेटा, वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। एक डाटा याद रखिएगा बच्चों कि ह्यूमन में लगभग 180 वेस्टिजियल ऑर्गन पाए जाते हैं। कितने, 180 वेस्टिजियल ऑर्गन किस में पाए जा रहे हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर पाए जा रहे हैं, जिसमें से कुछ एग्जांपल्स हमने यहां पर लिखे हैं, जैसे कि टेल वर्टिब्रा, जिसको कोकिक्स कहते हैं, टेल वर्टिब्रा। तो आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे मैमल्स हैं जिनमें पूंछ पाई जा रही है, लेकिन ह्यूमन में पूंछ नहीं है। तो लेकिन पूंछ जिससे बनती है उसका स्ट्रक्चर अभी भी हमारे बॉडी के अंदर है। मतलब जो पेल्विक गर्डल है, इस पेल्विक गर्डल में आप देखिए, इस यहां पर पेल्विक गर्डल पाई जा रही है। इस पेल्विक गर्डल में यहां पर ये जो रेडिश एरिया है, देख रहे हो, ये वाला जो एरिया है, इसको हम लोग कॉकिक्स कहते हैं, इसको टेल वर्टिब्री कहा जाता है। तो कॉकिक्स का हमारे बॉडी के अंदर कोई काम नहीं है, लेकिन ये फिर भी पाया जा रहा है। तो ये दर्शाता है कि पहले के जो ह्यूमंस रहे होंगे उनमें डेफिनेटली क्या रही होगी, टेल रही होगी। फिर बात करते हैं हम लोग विजडम टीथ या लास्ट मोलर की, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्कल दाढ़। तो विजडम टीथ का क्या हमारे बॉडी के अंदर या माउथ के अंदर कोई काम है, लेकिन नहीं, फर्जी में अगर विजडम टीथ को निकाल दिया जाए तब भी आप चबा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कैनाइन की बात करें तो कैनाइन टीथ का भी हमारे बॉडी के अंदर कोई काम नहीं। कैनाइन टीथ कहां डेवलप होते हैं ज्यादा, कैनाइन टीथ जब से ज्यादा डेवलप होते हैं कार्निवोरस एनिमल्स में, मांसाहारी जंतुओं में, क्योंकि वो फ्लैशी मीट को चीर के फाड़ के खाते हैं। तो हम लोगों में जो यहाँ पर कैनाइन टीथ किसी किसी ह्यूमन के बहुत ज्यादा कैनाइन डेवलप होते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि वो कच्चा मांस खाता हो, नहीं। एक्चुअल में क्या है कि कैनाइन टीथ का एक फंक्शन होता है फ्लैशी मीट को या कच्चे मांस को फाड़ने का। ठीक, क्या ह्यूमन कच्चा मांस खाता है, नहीं ना। तो ह्यूमन के अंदर आज की डेट में कैनाइन टीथ का भी कोई काम नहीं। अगर इन्हें निकाल दिया जाए तब भी आप आसानी से काट सकते हो भाई, जिनका काम है वो तो है। फिर हम बात करते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स की। देखिए हमारी जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का जो लार्ज पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन है, उसमें जो पहला भाग है सीकम, ठीक है, उस सीकम के पास से एक इस तरीके से स्ट्रक्चर, रेडिश स्ट्रक्चर, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, लाइक इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स। एक्चुअल में इसको बोला जाता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। इसका मेन फंक्शन क्या होता था, तो जो हर्बीवोर्स हैं उन हर्बीवोर्स के अंदर अपेंडिक्स के अंदर सेलुलोज का डाइजेशन होता है। ठीक है, जितने भी घास फूस खाने वाले ऑर्गेनिज्म है उनके बॉडी के अंदर जो सेलुलोज का डाइजेशन होता है वो अपेंडिक्स में होता है।
अब ह्यूमन बींग्स के अंदर ये अपेंडिक्स पाई जा रही है, तो उससे सिद्ध होता है कि जब ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ होगा तो किसी हमारे एंसेस्टर ह्यूमन में अपेंडिक्स फंक्शनल होगी। ये कच्चे पौधों को खाया करते होंगे, घास फूस को खाया करते होंगे हमारे पूर्वज। तो जाहिर सी बात है जब ये खाते होंगे तो उसका जो डाइजेशन होता होगा वो कहाँ होता होगा? अपेंडिक्स में होता होगा। इसीलिए आज की डेट में हम लोग तो खाते हैं नहीं, तो आज की डेट में नेचुरली क्या हुआ, इसके ऊपर एक कैप इस तरीके से लग गई है, ठीक है? और इससे एक डिजीज भी हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, कैप हट जाती है तो जो बड़ी आंत में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यहाँ चला जाता है, और यहाँ पर जाने के बाद में ये सड़ने लगता है, जिससे यहाँ पर बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा पेन होता है। ऑपरेशन करके इसको हटा दिया जाता है, ठीक है? फिर हम बात करते हैं आरिकुलर मसल्स ऑफ एक्सटर्नल ईयर। हमारे जो एक्सटर्नल ईयर पाया जा रहा है ना, बाहरी पिन्ना पाया जा रहा है, एक्सटर्नल पिन्ना पाया जा रहा है, इसमें जो ऑरिकुलर मसल्स है उसका कोई काम नहीं है। ऑरिकुलर जो मसल्स है इसका कोई काम नहीं है, ठीक है? तो डार्विन्स पॉइंट ऑन द ईयर, ठीक है? डार्विन्स पॉइंट ऑन द ईयर, ईयर मसल्स इनका कोई काम नहीं है। ईयर मसल्स का हमारे बॉडी के अंदर कोई काम नहीं। आपने किसी किसी में देखा होगा, किसी किसी ह्यूमन में ये जो ईयर पिन्ना होता है कितना मूवेबल होता है ना, बहुत ज्यादा वो फटाफट फटाफट अपने कान को चला लेते हैं। किसी में कोई कान का चलाने का मतलब नहीं। इनका काम क्या होता था भाई? आपने बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म देखे होंगे। भाई आप हॉर्स की बात कर लो, घोड़ा की, घोड़ा देखा है तो वो कान अपने एकदम सतर रखता है और ऐसे ऐसे घुमा करके चारों तरफ सुनता रहता है। ये वॉल्यूम जो आ रहा है, जो वॉइस आ रही है, साउंड आ रहा है, उसको कैप्चर करने के लिए एक्सटर्नल पिन्ना का काम होता था, एक्सटर्नल ईयर का काम होता था। तो ह्यूमन में अब ऐसी कोई जरूरत है नहीं। आपने गोट को देखा होगा, बकरी, बकरी में भी लटके रहते हैं, लेकिन जब वो एक्टिव होती है तो फटाक से कान खड़े हो जाते हैं। डॉग के कान एकदम सतर रहते हैं। जब नॉर्मल रहता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुनने के लिए, वॉइस को सुनने के लिए कान क्या होते हैं इसके? मूवेबल होते हैं, एक्सटर्नल ईयर। तो बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर तो मूवेबल नहीं है। कुछ ह्यूमंस में मूवेबल है, तो क्या वो घुमा करके? नहीं, मूवेबल मतलब ऐसे हिला लेते हैं, ऊपर 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 नीचे कर लेते हैं बहुत सारे ह्यूमन, आपने देखा होगा। नेक्स्ट हमारा निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ आई। आई में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन पाई जा रही है। देखो आई है, इस आंख में इस वाले रीजन पर क्या है? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसको हम लोग प्लीका सेमिलुनेरिस के नाम से भी जानते हैं। प्लीका सेमिलुनेरिस, इसका मेन फंक्शन होता है कि जब पानी के अंदर आप रहते हैं, या जो पानी के अंदर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उनके अंदर ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन फंक्शनल होती है। मतलब ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन आई के ऊपर चढ़ी रहती है, जिसके कारण पानी आई के द्वारा बॉडी में नहीं जा पाता या आई से अंदर नहीं जा पाता है, और आई सेफ रहती है, पानी के अंदर देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि जो जल परियों की कहानी आपने सुनी वो सच हो। तब एक बात है, थ्योरेटिकल बेस है, मैं भी डार्विन बन जाता हूँ कभी कभी, मार के क्या दिक्कत है? सोच तो सकते ही है कि भाई हो सकता है कि जो मेयर मेड है वो पाई जाती हो और उन्हीं से ही हमारा इवोल्यूशन हुआ हो, है ना? जल मछली के ज्यादा चक्कर मत पड़ो, आगे आओ। टॉन्सिल्स की बात करते हैं। आपने देखा होगा टॉन्सिल्स यहाँ पर फूल जाते हैं, स्वेलिंग कभी कभी बहुत सारे मिम्स हो जाता है, मिम के चक्कर में दिक्कत हो जाती है वायरस के इन्फेक्शन से, है ना? तो सूज जाता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से डॉक्टर्स पट्टी लगा देते हैं जिससे वो ठीक हो जाता है। और जो मेल्स में निप्पल्स पाए जा रहे हैं, भाई टॉन्सिल्स हो गए, माउथ के अंदर आप देखते हैं टॉन्सिल्स, और जो मेल्स के निप्पल्स हैं, राइट, ये भी क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में। मेल्स के अंदर जो निप्पल है उनका कोई फंक्शन है क्या? क्या ये ब्रेस्ट फीड कराते हैं क्या? नहीं ना। तो डेफिनेटली मेल के निपल्स क्या हो गए? वेस्टिजियल हो गए। और भी आपने देखा है कि बॉडी के ऊपर जो हेयर्स पाए जा रहे हैं, है ना, बॉडी हेयर्स, गूज बम्स जो पाए जा रहे हैं, उनका भी हमारे बॉडी के ऊपर कोई भी काम नहीं है। भाई बॉडी के हेयर का पाए जाने का मेन फंक्शन क्या होता है? कि जो हमारी बॉडी है वो आउटर एटमॉस्फेयर या एम्बियंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटेन करके रखे। बॉडी जो है, बॉडी अगर मान लो ठंडे इलाके में है तो बहुत ज्यादा बॉडी के ऊपर जो हेयर्स हैं तो क्या करता है? बॉडी को टेम्परेचर बनाए रखने में सहायता करता है। अब हम लोग टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बढ़िया बढ़िया जैकेट पहनते हैं, रेड चीफ की हो गई, वुडलैंड की हो गई, है ना, इनकी हम लोग क्या कहते हैं, जैकेट पहन लेते हैं, रजाई में लेटते हैं, कंबल में लेटते हैं। तो ये सब क्या है? इससे हमने अपने आप को एडेप्टिव रेडिएशंस के या डाइवर्जेंट या इवोल्यूशन के प्रति नहीं, बल्कि इवोल्यूशन के खिलाफ हमने अपनी सुविधाओं के लिए बना लिया, और आज हम जीवित हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का जब ठंड होती, कड़ाके की ठंड होती, तो बहुत सारे बेचारे जो लोग होते हैं जिनके पास पहनने ओढ़ने को नहीं होता, लेटने को नहीं होता, वो मर जाते हैं ठंड की वजह से। कारण यही, अगर मान लो उनके बॉडी के ऊपर अगर हेयर्स डेवलप होते, ज्यादा फॉर्म में पाए जाते, तो अपना वो बंदरों के तरीके से, जो बंदर्स के ऊपर आप देखते हैं कितने सारे हेयर्स होते हैं, खड़े हो जाते हैं एकदम से, या अन्य जो मैमल्स हैं या अन्य ऑर्गेनिज्म है, भालू को देखो जो अ, 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 बर्फीले इलाके में रहता है, वहां पर उसके ऊपर कितने सारे बाल होते हैं। तो बाल का मेन फंक्शन क्या होता है? बॉडी को टेम्परेचर प्रदान करना। तो बॉडी का
ऊपर जो बाल्स यहाँ पर पाए जा रहे हैं ह्यूमंस में, उनका तो कोई काम ही नहीं है, तो ये सब क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में देखे जाते हैं। लेकिन ये सब किसको शो कर रहा है बेटा, ये सब किसको शो कर रहा है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रहा है। यानी कि कोई एक ऐसा इंसेस्टर रहा होगा जिसके अंदर, या ह्यूमन का भी कोई एक ऐसा इंसेस्टर रहा होगा जिसके अंदर ये जितने भी वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब 180 वेस्टिजियल ऑर्गन है बॉडी में, उनमें से कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन अगर आप देखें तो इनका फंक्शन पता है, ठीक है। और ये जब पाया जा रहा है बॉडी के अंदर, तो जाहिर सी बात है हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों में इनका कार्य होता होगा, है ना। तो जाहिर सी बात है कि पानी के अंदर भी हमारे पूर्वज रहे होंगे, क्योंकि निक्लिनेटिंग मेम्ब्रेन पाई जा रही है। अगर आप सोचो तो बहुत कुछ है सोचने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। वेस्टिजियल ऑर्गन में आप यहां पर एक और उदाहरण ले सकते हैं, बहुत बहुत बढ़िया उदाहरण है। इसी प्रकार पाइथन, आपने अजगर देखा है, अजगर, तो अजगर में हाइंड लिम्ब और पेल्विक गर्डल वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में पाई जाती है। मतलब हाइंड लिम्ब मतलब पश्चपाद। हाँ भाई, अजगर के अंदर आप देखिए इस तरीके से, अगर आप इसका इंटरनल देखोगे ना तो उसमें भी आप देखेंगे ये वेस्टिजियल लेग के रूप में, हाइंड लिम्ब के रूप में इस तरीके से ये स्ट्रक्चर पाया जा रहा है बॉडी के बाहर। अजगर में, पाइथन में देखने को मिलता है। यहां पर देखो बहुत विशेष तौर पर यहां पर और अच्छे से दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके से पकड़ के दिखा रहा है ये बंदा, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, हाइंड लिम्ब है। ये क्या है, हाइंड लिम्ब के रूप में ये पाया जा रहा है अजगर के अंदर। तो लेमार्क सही हो गया। लेमार्क ने ये बात कही थी ना कि जो रेप्टिलियंस हैं, या डार्विन ने ये बात कही थी जो रेप्टिलियंस हैं एडेप्टिव रेडिएशन या वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लिए होंगे। पहले के रेप्टाइल्स में पैर पाए जाते होंगे सांपों में, जब इनको बिल के अंदर घुसने में या किसी के ऊपर चढ़ने में या कहीं जाने में दिक्कत होती थी, भागने में दिक्कत होती थी, तो इन्होंने अपने पैरों का विकास या पैरों का उपयोग करना छोड़ दिया। पैरों का उपयोग करना छोड़ दिया तो धीरे धीरे पैर क्या हो गए, पैर धीरे धीरे समाप्त हो गए, और जो नई जनरेशन आती रही उनके अंदर पैर डेवलप ही नहीं हुए, है ना, पाद डेवलप ही नहीं हुए स्नेक्स में। तो पाइथन एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है इस बात को प्रूव करने के लिए, इस बात को कटाक्ष करने के लिए भाई की जो डार्विन और लेमार्क ने कही वो बिल्कुल सही बात कही है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जानते हैं कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कटाक्ष किया है, बहुत सारे प्रयोग भी किए गए, तो ये घटना रही होगी, ऐसा मान सकते हैं कि कभी ना कभी कोई एक ऐसी घटना रही हो या म्यूटेशन हुआ हो जिसकी वजह से जितने भी स्नेक्स हैं उनके अंदर लिम्स फिनिश हो गए। लेकिन अजगर में आप देख रहे हैं आज की डेट में भाई इसका कोई काम तो है नहीं, अजगर इससे चलता थोड़ी ना है, ना किसी को पकड़ पाता है। क्या करता है, रेंगता तो वो उसी तरीके से जैसे अन्य सांप रेंगते हैं, अन्य सांप रिगलिंग करके चलते हैं, उसी तरीके से ये भी चलता है। लेकिन ये वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में पाया जा रहा है। और पेल्विक गर्डल भी आप यहां पर देख रहे हैं, सोड़ी मेखला वो यहां पर देख रहे हैं। तो इससे तय हो रहा है कि भाई इनके अंदर भी पहले के पूर्वजों में कुछ ना कुछ खास बात रही होगी, ठीक है। आप देखें, अगर हम कुछ घोड़े की बात कर लें और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे घोड़े के फोर लिम्ब में, ठीक है, जो अगले अग्रपाद हैं, घोड़े के अग्रपाद में स्प्लिंट बोन का पाया जाना, इसका कोई काम नहीं बॉडी के अंदर, घोड़े के अंदर, फिर भी ये पाई जा रही है ना। तो इस तरीके से देखो ये स्प्लिंट बोन पाई जा रही है, क्या पाई जा रही है, इस तरीके से स्प्लिंट बोन, राइट, इस तरीके से स्प्लिंट बोन पाई जा रही है। इनका बॉडी के अंदर कोई काम नहीं, लेकिन फिर भी ये पाई जा रही। नेक्स्ट, फोर रनर यानी दौड़ने वाले बर्ड्स में विंग्स का पाया जाना। जो भागने वाले पक्षी हैं, जैसे पेंगुइन की आप बात करें, ऑस्ट्रिच की बात करें, तो इसमें भैया जो पंख पाए जा रहे हैं, इनका कोई काम है क्या, नहीं ना, इनका कोई काम नहीं, ये सब पैरों के माध्यम से ही भागते हैं। लेकिन फोर लिम्ब क्या है, किस में कन्वर्टेड है, विंग्स में, और विंग्स का यहां पर कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं लेते हैं, भागते बहुत तेज हैं ये लोग, है ना। शुतुरमुर्ग का आप लोगों ने देखा होगा, रेस होता है ना, यहां नहीं होता, बाहर विदेशों में कराया जाता है, ठीक। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में अन्य जंतुओं में पाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं सिर्फ ह्यूमंस में ही पाया जा रहा है, कुछ प्लांट में भी आपको देखने को मिलता है। खैर आगे बढ़ते हैं, कनेक्टिंग लिंक की हम बात करते हैं। तो कनेक्टिंग लिंक, योजक कड़ी या संयोजक कड़ी, ये भी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करती है। कैसे करती है, देखो भाई, कनेक्टिंग लिंक होती क्या है, तो देखिए लिखा हुआ है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट ग्रुप या फाइला के बीच में लक्षण रखते हैं। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दो अन्य प्रकार के फाइलम पाए जा रहे हैं या ग्रुप पाए जा रहे हैं, उनके बीच में कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म आ जाता है जो लक्षण प्रकट करता है। जैसे कि अगर आप मान लो कोई एक प्रोटोजोआ है, ठीक है, कोई एक प्रोटोजोआ संघ है और एक कोई स्पॉन्जेस संघ है, स्पॉन्जेस, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में प्रोटोजोआ सीलेंट्रेटा, हम बात करते हैं प्रोटोजोआ और सीलेंट्रेट्स की बात करते हैं, ठीक, सीलेंट्रेट्स की बात करते हैं।
तो इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है जिसके अंदर प्रोटोजोन्स के भी लक्षण है और सिलेंट्रेट के भी लक्षण है। ठीक है, तो इस ऑर्गेनिज्म को ही हम बोलेंगे क्या, कनेक्टिंग लिंक। बहुत सारे लिंक है। देखिए, यह ऑर्गेनिज्म सिद्ध करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से ही डेवलप हुआ है। तो कनेक्टिंग लिंक ये बात दर्शाती है कि किसी एक ऑर्गेनिज्म का यदि इवोल्यूशन हुआ है तो वो डेफिनेटली किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से होकर के ही हुआ होगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स यहां पर देखिए, वायरस की आप बात करें तो वायरस क्या होता है, बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। जो जीवित और अजीवित है ना, जीवित और अजीवित सदस्य हैं उनके बीच की कनेक्टिंग लिंक है। नॉन लिविंग जो पदार्थ है ना, जब वायरस बॉडी के अंदर होता है तो लिविंग होता है, बॉडी के बाहर होता है तो जैसे डेड मटेरियल होता है वैसे ही आपको देखने को मिलेगा, नॉन फंक्शनल। यूग्लिना की अगर आप बात करें तो प्लांट और एनिमल के बीच की क्या होती है, कनेक्टिंग लिंक होती है। आप सभी जानते हैं यूग्लिना जो होता है वो पौधों की तरीके से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और एनिमल्स की तरीके से फ्लैजेला के पाए जाने के कारण ये स्विमिंग करता है। तो एनिमल्स की तरीके से लोकोमोशन कर रहा है, पौधों के तरीके से प्रकाश संश्लेषण कर रहा है। तो ये हो गया ना कनेक्टिंग लिंक पौधों और जंतुओं के बीच की। हम बात करते हैं प्रोटोस्पोंजिया की। प्रोटोस्पोंजिया इज आर द प्रोटोजोआ एंड स्पॉन्जेस के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोन्स एंड स्पॉन्जेस। और ये क्या होते हैं बेटा, कोइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं। नियोपिलाइना बताया था ना, नियोपिलाइना ये मोलस्का और एनिलिडा के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। नियोपिलाइना मोलस्का और एनिलिडा के बीच की कनेक्टिंग लिंक है और ये एक लिविंग फॉसिल्स भी है क्योंकि ये खत्म होने वाला है। पेरीपेटस की अगर आप बात करें तो ये एनिलिड्स और आर्थ्रोपोड्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। एनिलिड्स और आर्थ्रोपोड्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक कौन है, पेरीपेटस। आप बात करते हैं आर्कियोप्टेरिक्स जिसके फॉसिल्स हमें मिले हैं। आर्कियोप्टेरिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, आर्कियोप्टेरिक्स। तो यहां पर देखिए रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच का ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। आर्कियोप्टेरिक्स में आप देखते हैं कि रेप्टाइल्स के जैसी भी संरचनाएं पाई जा रही थी और बर्ड्स के जैसे भी स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें फेदर और विंग्स वगैरह पाए जा रहे थे। ठीक है, ये एक आर्कियोप्टेरिक्स का आप लोग उदाहरण देखिएगा। फिलहाल तो मैं यहाँ पर जो इवोल्यूशन जो जितने भी साथी हमारे बिहार वाले अगर बीएससी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लें। वहां पर मैं कॉर्डेट्स को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो जितने भी कॉर्डेट्स के एग्जांपल्स हैं स्पेशली वो मैं लेकर के आ रहा हूँ विद डायग्राम। तो आप लोग देखिएगा जरूर, उन वीडियोस से नॉलेज आपको मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं काइमेरा फिश। ये क्या है, कॉन्ड्रेक्थीज और ऑस्ट्रिकथीज है ना। सुपर क्लास स्पीसीज में कॉन्ड्रेक्थीज और ऑस्ट्रिक क्लास रखी गई। तो क्लास कॉन्ड्रेक्थीज और क्लास ऑस्ट्रिकथीज के बीच की कनेक्टिंग लिंक कौन मानी जाती है, काइमेरा फिश मानी जाती है। अगर हम प्रोटोप्टेरस की बात करें जिसको हम लंग फिश के नाम से जानते हैं, ये ऑस्ट्रिकथीज और एम्फीबियंस के बीच की कनेक्टिंग लिंक मानी जा रही है, प्रोटोप्टेरस। ठीक है, अगर हम लोग प्लेटिपस की बात करें, किसकी बात करें बेटा, प्लेटिपस की बात करें, तो प्लेटिपस जो होता है वो रेप्टाइल्स और मैमल्स। प्लेटिपस क्या है, रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। एकिडना की अगर हम लोग बात करें तो ये एम्फीबियंस और बर्ड्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक मानी जाती है। तो देखिए कितने सारे कनेक्टिंग लिंक मैंने यहां पर आपको बताया, सिर्फ वायरस और यूग्लिना में ही मत खो जाना। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कनेक्टिंग लिंक हैं जो पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में कितना सारा एग्जांपल्स दिया है जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रहा है, और ये ऑब्जेक्टिव तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा भी जा सकता है। अब हम बात करेंगे बच्चों कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसकी बात करेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, जिसको हम लोग अभिसारी उद्विकास कहते हैं। क्या होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, देखिए जब समान वातावरण में रहने वाली अत्यधिक भिन्न प्रकार की जीव जातियां जो एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं करती, अलग अलग स्पीसीज हैं, ठीक है, अत्यधिक भिन्न प्रकार की जातियों पर समान रूप से नेचुरल सिलेक्शन का दबाव जब पड़ता है तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का आधार बनता है। ठीक है, अगर नेचुरल सिलेक्शन का दबाव पड़ रहा है किसी अन्य स्पीसीज के बीच में तो वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का ही आधार बनता है। कैसे, देखिए लिखा हुआ है समान प्रकार से पड़ने वाले एडेप्टेशन, ठीक है, अनुकूलन के कारण ऐसी भिन्न प्रकार की जीव जातियों के सदस्यों में आकृति तथा बाह्य लक्षणों में दिखावटी या समरूपता एनालॉजी पाई जाती है। मान लो कोई दो स्पीसीज ऐसी है जिनके ऊपर अगर मान लो वातावरणीय दशाओं का क्लाइमेटिक चेंजेस का इफेक्ट पड़ रहा है तो उनके अंदर आपको एनालॉजी देखने को मिलेगी, समरूपता देखने को मिलेगी बाह्य रूप से, लेकिन आंतरिक रूप से ये सभी एक दूसरे के अलग होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, दैट मींस अभिसारी इवोल्यूशन है, इसको एनालॉगस ऑर्गन के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालॉगस ऑर्गन, तो आप कह सकते हैं सर
एनालॉगस ऑर्गन कहने का मतलब होता है जिनका ओरिजिन कैसा होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, ओरिजिन डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है, बट फंक्शन सेम है। उन सभी ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं। तो एनालॉगस ऑर्गन के द्वारा आसानी से आप कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को समझ सकते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल लिखा हुआ है, देखिए बर्ड्स के विंग्स की बात करें और इंसेक्ट के विंग्स की बात करें, तो बर्ड्स का विंग्स और इंसेक्ट का विंग्स ये कार्य में कैसे होते हैं बेटा, एक जैसे होते हैं। बर्ड्स का विंग्स और इंसेक्ट का विंग्स कार्य में एक जैसे होते हैं, दोनों का काम क्या होता है, उड़ना, उड़ान भरना। ठीक है, लेकिन ओरिजिन के आधार पर ये अलग अलग होते हैं। अगर आप इनके विकास की बात या विकास की पद्धति से अगर आप इनको देखें तो ये सब अलग अलग होते हैं। अर्थात आप देखेंगे कि बर्ड्स के विंग्स में बोन्स पाई जाती हैं, फेदर्स पाए जाते हैं, और इंसेक्ट के विंग्स स्किन के एक्सटेंशन से बनते हैं। ठीक है, और जो इंसेक्ट का विंग्स है वो किससे बनता है बेटा, स्किन के एक्सटेंशन से बनता है। जैसे यहां पर आप देखें एग्जांपल्स में, ये विंग्स ऑफ बर्ड्स है ना, आप देख रहे हैं बर्ड्स का विंग्स, इसमें फेदर पाया जा रहा है और डेफिनेटली बोन्स भी इसमें पाई जा रही हैं। ठीक है, बोन्स कैसी होती है, न्यूमेटिक बोन्स होती हैं। ये विंग्स ऑफ बैट है, बैट चमगादड़ में आप देख रहे हैं यहां पर ये बोन्स पाया जा रहा है, और स्किन का क्या हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है, स्किन का एक्सटेंशन हुआ है, उड़ने का काम कर रहा है। अगर आप विंग्स ऑफ बटरफ्लाई की बात करें तो बटरफ्लाई में फेदर वगैरह और विंग्स, फेदर और बोन्स कुछ है ही नहीं। यहां पर ना ही तो बोन्स पाए जा रहे हैं, ना ही बोन्स पाया जा रहा है, ना ही फेदर पाया जा रहा है, कुछ भी नहीं। केवल स्किन का क्या हुआ है, एक्सटेंशन हो गया है, स्किन एक्सटेंड कर गई, स्किन जो है बाहर की तरफ इवॉल्व हो गई है। तो जाहिर सी बात है ये भी उड़ने का काम कर रहा है, ये भी उड़ने का काम कर रहा है, ये भी उड़ने का काम कर रहा है, तो कार्य सभी का एक हो गया, उड़ना। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर देखें और इनका ओरिजिन देखें तो वो अलग अलग है। इसमें बोन्स पाई जा रही हैं मैमल्स के तरीके से, इसमें बोन्स न्यूमेटिक पाई जा रही, और इसमें तो बोन पाई नहीं जा रही। ठीक है, तो ये कैसे हो गया बेटा, एनालॉगस ऑर्गन हो गए। वहीं अगर हम लोग कुछ स्टिंग ऑफ हनी बी, स्टिंग ऑफ हनी बी यानी हनी बी के अंदर जो स्टिंग पाया जा रहा है उसकी बात करें, और स्टिंग ऑफ स्कॉर्पियन की बात करें, तो ये भी एक दूसरे के क्या शो करते हैं, एनालॉजी को शो करते हैं। जैसे स्टिंग ऑफ हनी बी में अगर आप देखें तो यहां पर जो स्टिंगर पाया जा रहा है वो इसके बैक साइड में एब्डोमिनल रीजन पे पाया जा रहा है, और यहां पर जो स्टिंग पाया जा रहा है कहां पर, स्कॉर्पियन में, तो स्कॉर्पियन में स्टिंग पाया जा रहा है इसके टेल रीजन में, इसके टेल रीजन में। और दोनों का काम क्या है, पॉइजन को ग्रहण करना और अपने बचाव में डंक मारना। ठीक, दोनों का काम होता है डंक मारना। तो हनी बी भी डंक मारती है और स्कॉर्पियन भी डंक मारता है, लेकिन अगर आप इनके ओरिजिन की बात करें तो डिफरेंट है ना, ओरिजिन कैसा है, डिफरेंट है, काम एक ही जैसा है भाई। तो ये भी आप याद रखिएगा, एक दूसरे के एनालॉजी को शो करते हैं। आप एक और एग्जांपल देखें, जैसे हम बात करते हैं झींगा मछली की, ठीक है, पेलेमोन की बात करें, पेलेमोन के गिल्स का पाया जाना और ह्यूमन के लंग्स का पाया जाना एक दूसरे के एनालॉगस होते हैं। जैसे आप यहां पर देखिए पेलेमोन्स के गिल्स पाए जा रहे हैं, क्या पाया जा रहा है बेटा, पेलेमोन्स के गिल्स पाए जा रहे हैं, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है, रेस्पिरेशन करना होता है। ठीक है, मेन फंक्शंस क्या होता है बेटा, रेस्पिरेशन करना होता है। और ह्यूमन में क्या पाया जा रहा है बेटा, लंग्स पाए जा रहे हैं, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, रेस्पिरेशन करना होता है। कार्य एक है, फंक्शन एक है, लेकिन ओरिजिन अलग अलग है। तो एनालॉजी पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही, बिल्कुल सर पाई जा रही है। इसी तरीके से अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी एनालॉजी देखने को मिलती है। जैसे आलू का मॉडिफिकेशन स्टेम से होता है, सभी जानते हैं आलू जो होता है वो एक स्टेम है। और वहीं शकरकंद की हम बात करें, स्वीट पोटैटो की बात करें, तो इसका मॉडिफिकेशन रूट से होता है, जिनका कार्य स्टोरेज करना होता है। दोनों का काम क्या होता है, स्टोरेज करना, स्टार्च को स्टोर करना। तो आलू आप देख रहे हैं किसका बना है, स्टेम का बना है, स्टेम का ही मॉडिफिकेशन क्या है, पोटैटो है, राइट। लेकिन आप देखें यहां पर, तो जो स्वीट पोटैटो है ना, ये बेटा रूट का मॉडिफिकेशन है। स्वीट पोटैटो क्या है, रूट का मॉडिफिकेशन है। तो दोनों के अंदर आप देख रहे हैं एनालॉजी, दोनों के अंदर एनालॉजी, भाई फंक्शन तो सेम है, इसमें दोनों में स्टोरेज का ही क्या है, मेन फंक्शन है। लेकिन अगर आप ओरिजिन की बात करें तो ये रूट से डेवलप होती है, स्वीट पोटैटो रूट से डेवलप होती है, और पोटैटो जो होता है वो किससे डेवलप होता है बेटा, स्टेम से डेवलप होता है। तो समझ में आ रहा है। अब इसी तरीके से हम क्लास लेकर के आएंगे, थोड़ा समय लगेगा लेकिन लेकर जरूर आएंगे, और इसी तरीके से कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे जिससे आप ज्यादा समझ पाए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पैरेलल इवोल्यूशन की। वन शॉर्ट वीडियो के अंदर सब खत्म, ठीक है, पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन फिनिश।
अगर मैं यहाँ पर लाइव पढ़ा रहा होता तो डेफिनेटली 2-3 वीडियो में इसको हम कंप्लीट करा पाते। अब हम बात करते हैं पैरेलल इवोल्यूशन की, बोले तो समानांतर उद्विकास। समानांतर उद्विकास, एक साथ चलने वाला विकास, कैसे? बहुत ये आपका विशेष है, याद रखिएगा। देखिए, आज से लगभग 20 से करीबन 21 करोड़ वर्ष पहले, 20 से 21 करोड़ वर्ष पहले ट्राइएसिक पीरियड में, इसमें बेटा ट्राइएसिक पीरियड में पृथ्वी पर सबसे निम्न कोटि के अंडे देने वाले मैमल्स अर्थात प्रोटोथीरिया का निर्माण हुआ था। तो सबसे पहले आप देखें जो मैमल्स का निर्माण हुआ होगा वो प्रोटोथीरिया के रूप में हुआ होगा। प्रोटो मतलब होते हैं क्या? प्रिमिटिव, और थीरियंस कहने का मतलब मैमल्स। प्रिमिटिव टाइप ऑफ मैमल्स बने होंगे जिनके अंदर क्या होगा? अंडे देने की क्षमता पाई जाती होगी। लेकिन बाद में क्या हुआ? फिर लगभग 15 से 16 करोड़ वर्ष पहले ज्यूरासिक पीरियड में ही, ठीक है, आप ट्राइएसिक पीरियड के बाद में क्या है? ज्यूरासिक पीरियड। तो ज्यूरासिक पीरियड में प्रोटोथेरियन एंसेस्टर से, जो प्रोटोथेरियन एंसेस्टर थे, इनमें कुछ वेरिएशंस आए होंगे, कुछ म्यूटेशन हुआ होगा और मार्सुपियल्स मैमल्स का इवोल्यूशन हुआ। तो आज की डेट में अगर आप मार्सुपियल एनिमल्स की बात करो ना, मार्सुपियल्स एनिमल्स, तो कितने पुराने हैं। देखो, ज्यूरासिक पीरियड से ही ये आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात इनको पता होगा डायनासोर कैसे होंगे, इनके पूर्वजों को पता होगा डायनासोर कैसे होते होंगे, ठीक है। तो मार्सुपियल एनिमल्स पाए जाए। मार्सुपियल कहने का मतलब क्या होता है? कंगारू देखा है? कंगारू आप लोगों ने देखा हो, कंगारू के पेट के ऊपर, फीमेल मादा के ऊपर, है ना, फीमेल या मादा कंगारू के ऊपर पेट के ऊपर एक पाउच पाया जाता है, एंड दिस पाउच इज नोन एज मार्सुपियल पाउच। और इस पाउच के अंदर आप देखें इस तरीके से, मान लो ये फीमेल है और यहां पर ये पाउच पाया जा रहा है। इस पाउच के अंदर इस तरीके से निप्पल्स पाए जाते हैं जिसके अंदर बेबी रहता है और निप्पल्स को फीड करता है, निप्पल से न्यूट्रिशन को फीड करता है। और ये जो पाउच है ना, इस पाउच को हम बोलते हैं बेटा मार्सुपियल पाउच। तो ये मार्सुपियल मैमल्स हो गए। अभी आप जब देखेंगे मार्सुपियल मैमल्स और प्लेसेंटल मैमल्स के बीच में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, तब थोड़ा सा समझ में आएगा कि भाई पैरेलल इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। अब देखिए, जिस समय ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया का आइलैंड आज अलग हो गया है, ठीक है, एशियन कंटिनेंट से, वो पहले कभी एक ही हुआ करता होगा। जिस समय ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट यानी महाद्वीप से अलग होकर के एक स्वतंत्र द्वीप मतलब इंडिपेंडेंट आइलैंड बना है, ठीक है, इंडिपेंडेंट आइलैंड बना है, इसी समय मार्सुपियल एंसेस्टर से इनएक्टिवोरस रैट लाइक प्लेसेंटल मैमल्स अर्थात यूथेरिया का इवोल्यूशन हुआ होगा, जिनसे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से विभिन्न प्रकार के यूथेरियंस का विकास हुआ। तो मार्सुपियल मैमल्स से ही किसका निर्माण हुआ होगा बेटा? मार्सुपियल मैमल्स से ही प्लेसेंटल मैमल्स का निर्माण हुआ होगा। और इन प्लेसेंटल मैमल्स को हम क्या कहते हैं? यूथेरियंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? यूथेरियंस कहते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है यूथेरियंस ने मार्सुपियल मैमल्स को नष्ट कर दिया। मतलब अगर हम ऑस्ट्रेलियन आइलैंड को छोड़ दें, उस ऑस्ट्रेलियन आइलैंड को छोड़ने के बाद में बाकी की जो पृथ्वी पर बचे हुए भाग हैं उन पर किसका राज रहा होगा? मार्सुपियल मैमल्स को नष्ट कर दिया होगा। किसने? यूथेरियंस ने, दैट मींस प्लेसेंटल मैमल्स ने, ठीक है, नष्ट कर दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में यूथेरियंस की उत्पत्ति नहीं हुई, अतः वहां पर मार्सुपियल मैमल्स ही रहे। तो ऑस्ट्रेलियन आइलैंड के ऊपर मार्सुपियल ही रहे और इनका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता रहा। इनका क्या होता रहा बेटा? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता रहा। बाकी शेष पृथ्वी पर यूथेरियन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता रहा, यूथेरियंस का डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता रहा। मतलब जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं इनका बाकी की पृथ्वी पर, जो बची हुई पृथ्वी, उसके ऊपर क्या हुआ? डेवलपमेंट होता रहा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता रहा। लेकिन आप देखें मार्सुपियल्स का तो केवल और केवल ऑस्ट्रेलिया के आइलैंड पर, ऑस्ट्रेलियन आइलैंड के ऊपर ही मार्सुपियल्स पाया जाता है। आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलियन कंगारू रैट जो है वो एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है स्पेशली। क्यों? क्योंकि वहीं पर ये पनपे होंगे। और सिर्फ कंगारू ही नहीं, बहुत सारे मैमल्स, बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियन मैमल्स डेवलप हुए होंगे। आगे देखिए लिखा हुआ है इन दोनों समूहों के डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में पैरेलल इवोल्यूशन देखने को मिलता है। तो जो दोनों समूह आप यहां पर देख रहे हैं, एक तो मार्सुपियल मैमल्स और प्लेसेंटल मैमल्स। तो मार्सुपियल मैमल्स और प्लेसेंटल मैमल्स का इवोल्यूशन हुआ किससे है? प्रोटोथीरियस से, ठीक है, प्रोटोथीरियन से हुआ है। तो सबसे पहले बेटा प्रोटोथीरियन एंसेस्टर बने, यानी कि मार्सुपियल और प्लेसेंटल ये प्रोटोथीरियन से ही बने। मतलब मार्सुपियल, प्रोटोथीरिया से बना मार्सुपियल और मार्सुपियल से ही बने हैं मैमल्स, ठीक है, मार्सुपियल से ही बने हैं
मार्सुपियल मैमल से ही बने प्लेसेंटल मैमल्स। आप ये प्लेसेंटल कहें तो ज्यादा अच्छा है। प्लेसेंटल मैमल्स का निर्माण हुआ मार्सुपियल मैमल से ही, ठीक है। तो इस बात को याद रखना थोड़ा सा। अब चलो हम आगे थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आप यहां पर देखें, लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल तथा शेष भूभाग पर यूथीरियाई स्तनियों का समानांतर उद्विकास, मतलब पैरेलल इवोल्यूशन आप देखेंगे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में और बाकी की बची हुई शेष पृथ्वी पर प्लेसेंटल मैमल्स के इवोल्यूशन में। इनका कोई एक ही एंसेस्टर रहा होगा, कोई एक एंसेस्टर रहा है और वो एंसेस्टर प्रोटोथीनियंस है, ठीक है, प्रोटोथीनियंस है। और यहां पर यूथीरियंस है और यहां पर मार्सुपियल्स है। तो यूथीरियन से, यूथीरियन कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, प्लेसेंटल मैमल्स, प्लेसेंटल मैमल्स, ठीक है। और मार्सुपियल्स कहने का मतलब क्या हो गया, मार्सुपियल मैमल्स। क्या हो गया बेटा, मार्सुपियल मैमल्स, जिनमें मार्सुपियन पाउच पाया जा रहा है, मार्सुपियल पाउच पाया जा रहा है। देखिए अगर हम हाउस माउस की बात करें, मस्कस मस्कुलस की बात करें, चूहे की बात करें, जो घर में चूहा पाया जाता है उसकी बात करें, तो इसका और ऑस्ट्रेलियन आइलैंड पर जो येलो फुटेड मार्सुपियल माउस पाया जा रहा है, इसकी बात करें तो इन दोनों का एक साथ ही पैरेलल फॉर्म में ही क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ है। ये पैरेलल फॉर्म में ही इवोल्यूशन को शो करता है। मतलब इनके अंदर आप देखेंगे पाउच पाया जा रहा है, मार्सुपियल पाउच, ये अपने बच्चों को पाउच के अंदर रखेगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, ये चूहा डायरेक्ट बच्चों को जन्म देगा और प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा से कनेक्ट रखता है, प्लेसेंटा से कनेक्ट रखता है, बाद में इसको क्या कर देता है, जन्म दे करके हट जाता है, ठीक। तो ये एक दूसरे का पैरेलल इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। फिर आप देखिए आगे बढ़े, तो आगे बढ़े तो हमने देखा कि जो कॉमन मूल है, ठीक है, कॉमन मूल, एक जो सामान्य रूप से छछूंदर पाई जा रही है और एक जो मार्सुपियल मूल है, इन दोनों के बीच में आपको समानताएं देखने को मिलेंगी। तो कॉमन मूल कैसा है, प्लेसेंटल है, प्लेसेंटा इसमें डेवलप होगा, और मार्सुपियल मूल में डेफिनेटली क्या होगा, यहां पर मार्सुपियल पाउच पाया जाएगा। अगर हम फ्लाइंग स्क्वायरल की बात करें, है ना, फ्लाइंग स्क्वायरल, उड़ने वाली गिलहरी, ठीक है, और हम लोग हनी ग्लाइडर की बात करें, मार्सुपियल हनी ग्लाइडर की बात करें, तो ये एक दूसरे में पैरेलल इवोल्यूशन को शो करती हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, कंगारू भी है ना, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है। तो मैं यहां पर कुछ ऑर्गेनिज्म को दिखा रहा हूं आपको, बहुत ज्यादा बताने की रिक्वायरमेंट नहीं, बस आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखें। तो ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे में क्या शो कर रहे हैं बेटा, को रिलेशन शो कर रहे हैं, सॉरी पैरेलल पैरेलल इवोल्यूशन शो कर रहे हैं। किसको शो कर रहे हैं बेटा, पैरेलल इवोल्यूशन को शो कर रहे हैं। और ये पैरेलल इवोल्यूशन इन दोनों में देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां पर अगर आप प्लेसेंटल मैमल्स में देखें, मार्सुपियल मैमल्स में देखें, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। क्या देखने को मिल रहा है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, मतलब डाइवर्सिटी पाई जा रही, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके के मार्सुपियल्स ही बनने हैं और यहां पर प्लेसेंटल ही बनने हैं। तो दोनों में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, लेकिन साथ में चल रहा है, तो दैट इज नोन एज पैरेलल इवोल्यूशन। अब इसके बाद में जो को इवोल्यूशन है उसको क्या कहते हैं भैया, को इवोल्यूशन क्या है ना, ये सब आएगा एग्जाम में। सह उद्विकास क्या है, देखिए लिखा हुआ है, ऐसे इवोल्यूशन में किसी क्षेत्र में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे पर इतना ज्यादा सेलेक्टिव इफेक्ट पड़ता है कि इसके डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में एक स्पीसीज के सदस्य दूसरी स्पीसीज के सदस्यों पर पूरी तरह से निर्भरता दैट मींस इंडिपेंडेंसी को प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया, को इवोल्यूशन क्या कर रहा है, मतलब दो स्पीसीज अलग अलग साथ में इवॉल्व हो रही हैं, ठीक। जैसे आप देखें कि फ्लावरिंग प्लांट्स की डिफरेंट स्पीसीज में फ्लावर के स्ट्रक्चर में डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही, जो फ्लावर के स्ट्रक्चर में डाइवर्सिटी पाई जा रही है उसके अकॉर्डिंग ही इनके पॉलिनेशन करने वाले इंसेक्ट के माउथ पार्ट में डाइवर्सिटी या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन साथ साथ ही हुआ है, ठीक है। तो जो फ्लावरिंग प्लांट हैं, उन फ्लावरिंग प्लांट में डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स आपने देखे होंगे फ्लावर्स के, और उन डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स में जो पॉलिनेशन हो रहा है इंसेक्ट के द्वारा, तो उनके जैसे इंसेक्ट भी बने हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बने। इसी तरीके से डार्विन फिंचेस भी एक दूसरे के अंदर कोरिलेशन को शो करती हैं। कैसे, चलो डायग्राम के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखो यहां पर क्या है, ये फ्लावर है, ये क्या है बेटा, फ्लावर है, और इस फ्लावर पर ये सब क्या है, ये सब इंसेक्ट हैं। तो देखो फ्लावर का अलग अलग होना,
फ्लावर में डाइवर्सिटी पाई जा रही है, ये अलग तरीके का फ्लावर है, ये अलग तरीके का फ्लावर है, ये फ्लावर अलग है, ये फ्लावर अलग है, ये अलग है, ये अलग है ना? तो इन सभी फ्लावर में जो डाइवर्सिटी पाई जा रही है, इन सभी फ्लावर्स में डाइवर्सिटी पाए जाने के कारण जो इंसेक्ट का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, वो भी इसके आधार पर ही हो गया, वो भी इसके आधार पर ही हो गया। लाइक देखो यानी भी ये सब आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब को इवोल्यूशन को शो करता है। ऐसे ही आप डार्विन की फिंचेस की अगर आप बात करें, किसकी बात करें, डार्विन की फिंच की बात करें, ठीक है, डार्विन की फिंचेस की बात करें, तो डार्विन ने गैलापेगोस आइलैंड पर, कहां पर, गैलापेगोस आइलैंड पर, डार्विन ने गैलापेगोस आइलैंड पर फिंचेस की करीबन 20 से ज्यादा स्पीसीज को देखा, डिनोट किया, और उनमें से कुछ ऐसी, और ये जो 20 से ज्यादा स्पीसीज, जो यहां पर 20-20 टाइप ऑफ स्पीसीज यहां पर फिंचेस की देखी, उसमें इन्होंने क्या देखा, मतलब 20 के आसपास, ये शायद मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा, आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिए, 20 या 20 से ज्यादा है। तो इन फिंचेस के बीच में आप देखेंगे कि जो बीक है, जो चोंच पाई जा रही है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है ना, किसी की छोटी है, किसी की बड़ी है, किसी की बहुत पतली है। तो इस तरीके से यहां पर कुछ ही फिंचेस हैं, इन फिंचेस में आप देखिए बीक के लेवल पर आपको इवोल्यूशन देखेंगे, और यहां पर को इवोल्यूशन के साथ साथ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी देखने को मिल रहा है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी देखने को मिल रहा है, ये अलग है, ये अलग है इससे, ये इससे अलग है, ये इससे अलग है, तो अलग अलग फिंचेस हैं, तो अलग अलग होने का मतलब ही क्या हो गया, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट मतलब डाइवर्सिटी पाई जा रही है, विविधता पाई जा रही है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने आज की इस पूरी क्लास में इसको समझ लिया, आज की इस पूरी क्लास के अंदर हम लोगों ने जो पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन है, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लिया है। और पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन के लिए या पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन के ऊपर यदि कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे नहीं लगता कि अब आपसे कोई छूटने वाला है, ठीक है। तो पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन में आपका यही पैटर्न बताना था कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, को इवोल्यूशन क्या है और पैरेलल इवोल्यूशन क्या है। तो चारों इवोल्यूशन को हमने फिनिश कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरीके की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पढ़ने के लिए, ठीक है। और बेल आइकन दबा लीजिएगा जिससे जो भी वीडियो लेक्चर या क्लास यहाँ पर हम लेकर के आएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके इसको अपने साथियों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।